तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं कक्षा 11वीं का इतिहास विषय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इतिहास विषय का यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए प्रथम वीडियो की शुरुआत हम कुछ बेसिक बातों से करेंगे। यदि आप बेसिक बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो खासकर आपको कक्षा 11th और कक्षा 12th यानी खासकर 12th में जब आप पढ़ेंगे तो छोटी से छोटी पॉइंट आपको समझना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह बेसिक क्लास आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है और बेसिक क्लास खत्म करने के बाद फिर मैं आपको अध्याय शुरू करूंगा। तो बच्चों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यह मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, जहां सर्च करना है आर्ट सेंटर रोसड़ा, जिसे आप बेहद आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 12th का मटेरियल है और 11th का मटेरियल आपको 10 दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड करें। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे इतिहास। आखिर इतिहास क्या होता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है बीती हुई घटना। ठीक है, यानी इतिहास वह विषय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, बीती हुई घटना को अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यह बीती हुई घटना किसी का भी हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, ठीक है, या किसी का भी हो सकता है। अब प्यारे बच्चों सबसे बड़ी पॉइंट यह है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चों इतिहास ही केवल एक ऐसा विषय है जिसमें बीती हुई घटना का जिक्र होता है और उस घटने से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें क्या करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कोई कुछ कार्य किया और उस कार्य से उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ या समाज में झगड़ा हुआ। ठीक है, तो यदि आप, तो इससे सीख मिल रहा है, यदि आप इस घटना को फिर से करिएगा तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ वैसा ही होगा जैसे इस व्यक्ति के साथ हुआ है। ठीक है, यानी यह जो घटना है, यह घटना क्या है? यह घटना आपका बीता हुआ है, तो बीता हुआ जैसे ही है यह आपका हो गया इतिहास। ठीक है, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका प्राचीन इतिहास, ठीक है, दूसरा है मध्य इतिहास और तीसरा है आधुनिक। तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास। प्राचीन क्या होता है? जो सबसे पुराना इतिहास हो, जो सबसे ज्यादा प्राचीन हो, वह प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आएगा। जो बीच का इतिहास है वह मध्य इतिहास कहलाएगा और जो नया नया इतिहास है, हाल का घटना है, वह सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? वह सारा का सारा आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सबसे बड़ा यह प्रश्न उठता है कि हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास जो पढ़ेंगे, इसमें जो भी जानकारी दिया रहेगा, आखिर वह जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है और हम कैसे एक नए इतिहास का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम यह जानेंगे कि आखिर एक नया इतिहास कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और हम कैसे कोई भी इतिहास को बना सकते हैं। तो आपका पॉइंट है इतिहास अध्ययन का स्रोत। ठीक है, यानी कि कहिए स्रोत। तो प्यारे बच्चों हम नया इतिहास कैसे बना सकते हैं? ठीक है, पहला नंबर या दूसरा नंबर आपका यह है कि इतना जो जानकारी मिला है, चाहे वो प्राचीन हो या मध्य हो या आधुनिक हो, ये सभी जानकारी कहां से आया है? तो प्यारे बच्चों जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतिहास का अध्ययन का स्रोत मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। ठीक है, जिनसे हमें इतिहास जानने को मिलता है, वो भी भरपूर मात्रा में। वो 2 स्रोत कौन कौन सा है? सबसे पहला स्रोत है साहित्य।
साहित्य स्रोत। और दूसरा नंबर का क्या आता है आपका, दूसरा नंबर हो गया पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है, कौन सा स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। अब सर्वप्रथम हम यह समझेंगे कि आखिर साहित्यिक स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, साहित्यिक का मतलब ही होता है साहित्य, मतलब कि जो लिखित अवस्था में हमें मिले और उस लिखित अवस्था में हमें जानने को मिले, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा, वो सारा का सारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। अब मान लीजिए पहले के समय में जो भी राजा थे, जैसे पहले के समय में एक राजा थे अकबर। ठीक है, अकबर राजा थे। अकबर क्या करते थे, अकबर एक दरबारी रखते थे। ठीक है, अकबर एक दरबारी रखते थे और इस दरबारी का काम होता था कि अकबर जहां जाता था, जहां युद्ध करने के लिए जाता था, अकबर जो भी शासन करता था, किस प्रकार शासन करता था, जनता से कैसा स्वभाव रखता था, ठीक है, जनता के हित के लिए क्या करता था, यानी अकबर का साम्राज्य में जो भी कुछ होता था दरबारी उसको क्या करता था, तो दरबारी उसको लिखता था। ठीक है, अब दरबारी क्यों लिखता था, क्योंकि अकबर का कहना है हम जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी मेरे पास जानकारी है, यदि मैं मर जाता हूं और मेरा जो पुत्र होगा या भावी राजा होगा, यानी कि आने वाला राजा होगा, उसके पास तो अनुभव नहीं होगा, लेकिन वो मेरा लिखा हुआ यदि वो पढ़ेगा तो उसके पास क्या आएगा, तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, उसे सीख मिलेगी हम क्या गलती किए थे और हम क्या अच्छा किए थे, जिससे वह क्या कर सकता है, अकबर का भावी राजा, यानी कि भावी राजा मतलब कि अकबर के बाद का राजा, वह इसके जरिए वह सफलता प्राप्त अपना कर सकता है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत क्या है, तो साहित्यिक स्रोत एक ऐसा स्रोत है जिसमें लिखित अवस्था में हमें जानकारी मिलता है और लिखित अवस्था में हमें जो भी जानकारी मिले, ठीक है, और उनसे जो भी इतिहास बने, वो सारा का सारा स्रोत क्या कहलाएगा, साहित्यिक स्रोत कहलाएगा। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत को तोड़ेंगे तो बहुत अंदर तक चले जाएंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत को तोड़ने पर आपका धार्मिक आता है, ठीक है, विदेशी विवरण आता है और धार्मिक आता है, बहुत सारा आता है, लेकिन हम उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। आम भाषा में समझ लीजिए, जो इतिहास, ठीक है, जो इतिहास जानने का हमें लिखित अवस्था में मिले, वह आपका हो गया साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपना एक डायरी लिखता है और अपने बारे में सब कुछ लिखता है। अब वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का इतिहास हमें कैसे प्राप्त होगा, यदि कोई बताने वाले ना हो तो। यदि उस व्यक्ति का, यदि हमको ये डायरी मिलता है, तब हम उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो अब ये डायरी इतिहास बनाने का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। किसमें, ये किसका काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति का इतिहास बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह डायरी कौन सा स्रोत, इतिहास का कौन सा स्रोत कहलाएगा, तो यह डायरी इतिहास का स्रोत कहलाएगा, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब समझेंगे पूरा तात्विक स्रोत क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पूरा तात्विक स्रोत वह स्रोत होता है जो धरती, मान लीजिए यह लाइन हमारा क्या, यह हमारा लाइन धरती है, जो धरती के गर्भ में, यानी कि जब हम धरती का खुदाई करेंगे, तो खुदाई करने के बाद यानी धरती के अंदर हमें जो भी वस्तु प्राप्त होगी, अब मान लीजिए कि कोई बर्तन प्राप्त हुआ या सिक्का प्राप्त हुआ या किसी का कंकाल प्राप्त हुआ, तो जो भी वस्तु हमको मिलेगा और उस जब वस्तु का हम जब जांच करेंगे, ठीक है, अब इस वस्तु का जब हम जांच करेंगे, तो जांच करने के बाद जो भी जानकारी हमें मिलेगा, वह जानकारी किसके अंतर्गत आएगा, तो पूरा तात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक सिक्का है, ठीक है, यह मान लीजिए सिक्का है, यह धरती के अंदर दफन है, और जांच करने के बाद पता चला कि यह सिक्का लगभग 3000 वर्ष पुराना है। कितना हजार वर्ष, 3000 वर्ष पुराना है। इसका मतलब हमें यह जानने को मिलता है कि आज से 3000 वर्ष पूर्व पहले भी लोग सिक्के का इस्तेमाल करते थे और इस सिक्के पर कुछ लिखा हुआ है, तो इनसे हमें जानकारी मिला कि आज से 3000 वर्ष पहले लोगों को शिक्षा का जानकारी था, मतलब कि लिखने आता था। ठीक है, अब जब लिखने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने के लिए भी आएगा। ठीक है, अब
जो भी इनसे जानकारी मिलेगा वह क्या कहलाएगा, तो पुरातात्विक स्रोत कहलाएगा। ठीक है, जो कि एक क्या कर रहा है, तो जो कि एक इतिहास बनाने का काम आपका कर रहा है। और ये सारा जो वस्तु है जो आपका जमीन के अंदर दफन है, यह वस्तु कहलाएगा पुरातात्विक वस्तु। ठीक है, और जो व्यक्ति इस वस्तु को जांच करेगा वह व्यक्ति कहलाएगा पुरातत्वविद। ठीक है, तो इतिहास हम लोग कैसे जानते हैं, तो इतिहास जानने का स्रोत क्या है, तो इतिहास जानने का मुख्य रूप से स्रोत आपका दो स्रोत है, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब आम भाषा में समझिए, जमीन के अंदर जो भी दफन है, ठीक है, और खुदाई के दरमियान जो निकला, जांच कर उस वस्तु का जांच करने के बाद जो भी जानकारी मिलेगा वह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। और लिखित अवस्था में हमें कुछ भी मिले, चाहे हमें इतिवृत्त मिले या आपका कोई लेख मिले, उनसे जो भी जानकारी मिलेगा या महाकाव्य जो भी जानकारी मिलेगा वो सारा का सारा साहित्यिक स्रोत कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक नया इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इतिहास तो हम लोग जान गए कि इतिहास क्या है, इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है और इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है या इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे समय को, कि आखिर समय यानी आज के डेट में आप जो भी पढ़ते हैं ईस्वी, आखिर ईस्वी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होती है। तो आज हम जानेंगे ईसा पूर्व एवं ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व क्या होती है और ईस्वी क्या होती है, इसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि ईसा पूर्व खास करके ये जो पॉइंट है ईसा पूर्व, यह आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा, खास करके कक्षा 12th में और 12th और 11th में भी। यानी कि प्राचीन जो भी कुछ है, प्राचीन इतिहास में ईसा पूर्व ही सब सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे आपका ईसा मसीह। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीह। जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, हमें समय के बारे में कोई जानकारी ही प्राप्त नहीं था। यानी कि आप जो कहते हैं कि मेरा जन्म 2000 ईस्वी में हुआ या 2003 में हुआ, 2004 में हुआ, ऐसा कोई समय ही नहीं था। ठीक है, कब नहीं था, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर समय का खोज किया गया है, समय मतलब डेट का खोज किया गया, और उस समय का जो खोज किया गया उसका आधार क्या था, तो उसका आधार था ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, यानी मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म इस बिंदु पर हुआ। ठीक है, और इस बिंदु के बाद यानी ईसा मसीह जैसे जब बढ़ेंगे, अपना समय बिताएंगे, जब इधर चलेंगे, ठीक है, तो इस बिंदु के बाद यानी ईसा मसीह के बाद इस ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, मतलब ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना, जन्म के बाद की घटना, जो भी घटना है उसे किस समय में रखेंगे, उसे रखेंगे ईस्वी। ठीक है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो जन्म का जो भी घटना घटित हुआ वो सारा का सारा किसके अंतर्गत जाएगा, वो सारा का सारा जाएगा आपका ईस्वी के अंतर्गत। यानी कि अभी जो भी आपका समय हो रहा है, ठीक है, अब जन्म के बाद मान के चलिए ईसा मसीह 10 वर्ष के थे, तो आपको क्या कहलाएगा, 10 ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद मान लीजिए आपका जन्म कब हुआ था, 2005 में, 2005 में, तो 2005 का मतलब आप क्या लिखते हैं, 2005 ईस्वी लिखते हैं ना। तो 2005 का मतलब क्या है कि 2005 ईस्वी का मतलब है कि आपका जन्म ईसा मसीह के जन्म के 2005 वर्ष हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो जन्म से पहले यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना जो भी घटित हुआ उसे हम किस में रखेंगे, उसे हम रखेंगे ईसा पूर्व में।
ठीक है। अब मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म तो इस 0 बिंदु पर हुआ, और ईसा मसीह के जन्म के 10 वर्ष की घटना क्या कहलाएगा? 10 वर्ष की घटना यह कहलाएगा 10 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले की घटना तो वह क्या कहलाएगा? 100 ईसा पूर्व। और ये सारा घटना किस ओर चलेगी? ये सारा घटना इस ओर चलेगी, ठीक है, यानी ईसा पूर्व से ईसवी की ओर चलेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईसवी किसे कहते हैं। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम ईसवी कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं सदी और शताब्दी। अब आते हैं सदी या शताब्दी, ठीक है। प्यारे बच्चों, सदी कहिए या शताब्दी कहिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत दोनों एक ही है। सदी और शताब्दी जो है आपका 100 वर्ष का होता है, यानी कि 100 वर्ष बराबर आपका कितना सदी? तो 1 सदी, यानी कितना शताब्दी? तो 1 शताब्दी, ठीक है। अब इस ईसा मसीह का मान लीजिए इस बिंदु पर जन्म हुआ, यानी 0। अब 0 से लेकर के 100 वर्ष के बीच, यानी इतना के बीच जो भी है वो आपका कहलाएगा 1 सदी या 1 शताब्दी, ठीक है। तो 0 से 100 के बीच कौन कौन सा वर्ष आता है? मान लीजिए हम कहें 70 वर्ष, तो 70 देखिए किस में आता है कि 0 से 100 में, तो 70 ईस्वी मेरा किस में ना आएगा? तो प्रथम शताब्दी में, यानी कि पहली सदी में, ठीक है। और इसी प्रकार 101 से लेकर के 200 तक इतना ईस्वी, इसके बीच कौन सा आपका शताब्दी आएगा? 2 सदी या दूसरी शताब्दी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि एक वर्ष है, वह वर्ष है 149 ईस्वी। 149 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 149 आपका किसके बीच में है? तो 101 से 200 के बीच में, यानी कि दूसरी सदी के बीच आता है। इसी प्रकार 201 से लेकर के 300 ईस्वी कौन सा सदी में? तो तीसरी सदी। 301 से लेकर के 400 तक कितना? तो चौथी सदी, ठीक है। इसी प्रकार आपका 2000 से लेकर के 2100 तक, अब यह किस सदी में आएगा? यानी कि 2000 से लेकर के 2100 तक, इसके बीच में एक वर्ष आता है जो है 2020। अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2020 किस सदी में आता है? तो आप लोग कहते हैं 21वीं सदी में, ठीक है। 21वीं सदी में कैसे कहते हैं? क्योंकि 2000 से लेकर के 2100 तक, मेरा 100 पूर रहा है, हाँ पूर रहा है, ठीक है। और 2000 से लेकर के 2100 तक में क्या मेरा 2020 आता है? तो बिल्कुल आता है। तो इसलिए 2020 किस सदी में आपका चल रहा है? तो 21वीं सदी में चल रहा है, मतलब कि 21वीं शताब्दी में आपका चल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सदी और शताब्दी क्या होती है, ठीक है। अब यही मान लीजिए यही ईसा मसीह के जन्म के पहले होगा, तो यहाँ ईस्वी की जगह क्या आपका लग जाएगा? तो ईस्वी की जगह आपका ईसा पूर्व आपको लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दशक, दशक का मतलब आपका 10 होता है, यानी कि 10 वर्षों का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।